दिल्ली की एक धुंध भरी सर्द सुबह, जिसमें सामने खड़े हुए पेड़ की डालियां धागों जैसी लग रही थीं। खिड़की के पास रखी एक लकड़ी की मेज पर नीले रंग की कॉफ़ी मग से भाप उठ रही थी और उसके सामने बैठा था चौड़ी भौहों और खूबसूरत आंखों वाला ईशान, जो पेड़ों की डालियों और उस पर लगी पत्तियों को ध्यान से निहार रहा था। हर रोज़ की तरह उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की और खुद से कह रहा था कि कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, पर दुनिया उन्हें इन्हीं छिपे हुए रंगों से सुंदर समझती है। वह जानता था कि उसके भीतर के रंगों को समाज ने कभी पूरी तरीके से देखा नहीं और स्वीकार नहीं किया, पर अब ईशान उन्हें मिटाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। लखनऊ के पुराने मोहल्ले में ईशान का बचपन गुजरा। डैडी सरकारी बैंक में अधिकारी और मम्मा एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थीं। घर में हर बात का एक सही ढंग था। मर्यादा और इज्जत के नाम पर ही सारे नियम तय होते थे और नियमों के मुताबिक ही तय होती थीं सीमाएं। जब ईशान के दोस्त स्कूल में फुर्सत पाते ही क्रिकेट खेलते, ईशान रंगों, नाटकों और कहानियों की तरफ भाग जाता। उसे नाटकों के मंच की जगमगाहट जादू जैसी लगती। वो उस जगमग मंच की रोशनी के साथ बहुत खुश रहता था। मंच को देखकर वह एक अलग ही दुनिया में खो जाता था। मगर उसके भीतर एक और भी रोशनी थी, जो कभी जगमगाती तो कभी बुझ जाती। उस रोशनी की बात वह किसी से बांट नहीं पाता था। वह किशोरावस्था से बाहर आ गया था और किशोरावस्था में उसे समझ में आने लगा था कि उसकी आकर्षण धारा बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है। वह लड़कियों की ओर नहीं बल्कि लड़कों की ओर खिंचता है। उसने पहले इस भावना को एक डर की तरह लिया, जैसे उसकी हथेली में कोई कांटा चुभा हो, लेकिन फिर उसने अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लिया। अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखने लगा। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा कि अगर मेरा सत्य समाज की किताब में नहीं है, तो क्या मैं जो हूं वह कोई झूठ है, या फिर समाज की किताब ही अधूरी है। कॉलेज पहुंचा और फिर उसने थिएटर सोसाइटी में भर्ती ले ली। वहां पर उसकी मुलाकात समीर से हुई, जो कि नाटक का मुख्य अभिनेता था। आवाज़ में सम्मोहित करने वाली शक्ति और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। ईशान और समीर में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। नाटक के रिहर्सल के बाद वे देर तक कैंटीन में बैठकर डायलॉग याद करते और बातों बातों में अपने भीतर की आवाज़ को भी सुनते और सुनाते। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनप गया। यह रिश्ता ईशान के लिए सिर्फ रोमांस नहीं था, यह उसके पहचान की पहली सहमति थी, जिसे समीर ने महसूस कराया। ईशान पहली बार किसी की नज़रों में खुद को सही महसूस करने लगा था। लेकिन क्या उसकी दुनिया इतनी सहज थी? कुछ छात्रों ने दोनों को साथ देखा, चुपके से तस्वीरें खींची और कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में मीम बनाकर उछाल दिया। ये देखो, कॉलेज के नए हीरो हीरो, कैंपस के रोमियो रोमियो। गालियाँ, हंसी, ताने, सब कुछ ईशान पर पत्थर की तरह बरस पड़े। इसके लिए ना ईशान तैयार था, ना ही समीर। समीर तो बहुत लज्जित हुआ और घबरा भी गया। बोला, मैं तैयार नहीं हूँ ये सब झेलने को। और एक दिन उसने थिएटर आना बंद कर दिया। ईशान उसका इंतज़ार करता रहा और देर तक इंतज़ार करता रहा। उसे उम्मीद थी कि समीर आएगा, पर समीर नहीं आया। उसने दुखी मन से अपनी डायरी में लिखा, पहला प्यार पहली हार। शायद प्यार करने से पहले आधी अधूरी नाराज नियमों वाली दुनिया से लड़ना पड़ता है। जब यह खबर घर पहुंची तो ईशान से पूछताछ हुई। उसके डैडी का चेहरा तमतमाया हुआ था। वे शायद अखबार पढ़ रहे थे, या उन्होंने अखबार पढ़ने के बहाने अपना सख्त और गुस्से से भरा चेहरा छुपाया हुआ था। ईशान, तुमने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने टेबल पर अखबार पटक दिया। मम्मा चुप थीं, पर उनकी आंखों में गुस्सा भी था और आंसू भी थे। उन्होंने कहा, यह सब क्या है ईशान? ये कैसी संगत कर ली तुमने? कैसी सोच है तुम्हारी? तुम क्या कर रहे हो? ईशान उन्हें समझाना चाहता था कि मैं गलत नहीं हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, बस अलग हूँ। पर यह अलग शब्द घर की दीवारों से टकरा कर उसके दिमाग पर लौट आया, जैसे उसने सच में कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। कुछ रिश्तेदारों ने ईशान के माता पिता को सलाह दी कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है।
ईशान को काउंसलिंग के लिए भेजा गया, एक ऐसे केंद्र में जहां कन्वर्जन थेरेपी को इलाज कहा जाता था। वहां शब्दों और तानों के झटके दिए जाते थे, इलाज के नाम पर कोसा जाता था। यह पाप है, भगवान बहुत नाराज हैं, अरे मर्द बनो, मर्दानगी कहाँ गई, मन को कंट्रोल करो, यह बड़ी बीमारी है। ईशान ये सब सुनकर टूटता जा रहा था। उसकी रातें लंबी होने लगीं और सुबहें बोझिल। फिर एक दिन उसने विचार किया, सोचा कि यह तो तय है कि मेरा एक सत्य है और मेरा सत्य कोई बीमारी नहीं। बीमारी तो वह नज़र है जो सत्य को अपराध बनाती है। न ही यह पाप है, न ही भगवान नाराज़ हैं। मैं जो हूँ वो हूँ, मेरा मन पूरे कंट्रोल में है। उसने काउंसलिंग सेंटर जाना बंद कर दिया और तय किया कि वह अपना शहर छोड़ देगा, दिल्ली जाएगा। वो दिल्ली पहुंचा। उसके लिए ये पलायन नहीं था बल्कि एक नया जीवन था। उसने एक LGBTQ+ समर्थक NGO रंगमंच फाउंडेशन ज्वाइन किया। यहाँ पर कानूनी मदद, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और रोजगार प्रशिक्षण सब कुछ मिलता था। पहले ही सप्ताह एक कानूनी सत्र में उसने नालसा बनाम भारत संघ 2014 की चर्चा सुनी। एक वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में संवैधानिक मान्यता दी है। लैंगिक पहचान व्यक्ति की आत्मा का हिस्सा है, इसे नकारना उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ईशान उस सत्र के बाद देर रात तक पार्क में बैठा सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि कानून तो आसमान की तरह फैला और विस्तृत है। वह आसमान की तरह धरती से दूर ही सही, पर छत बनने की क्षमता उसी में है। उसने फैसला लिया कि वह नाटकों के मंच पर लौटेगा और किसी कहानी में केवल पात्र नहीं बनेगा बल्कि वह खुद ही कहानी बनेगा। ईशान ने एक नाटक लिखा, शीर्षक रखा मम्मा मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ। यह नाटक उसकी व्यक्तिगत यादों का कोलाज था, पर दूसरों के लिए यह एक आईना भी था। नाटक का प्रीमियर शो था। उसने अपनी प्रोफेसर माँ को बुलाया। माँ आई पर डैडी नहीं आए। उन्होंने संदेश दे दिया कि समय नहीं है। नाटक के क्लाइमेक्स पर बेटा माँ से कहता है, मेरे भीतर जो प्रेम है उसे बदल कर आप चाहती हैं कि मैं वह बन जाऊं जो मैं हूं ही नहीं। और ऐसा क्यों है कि आपकी इज्जत मेरी उस सच्चाई पर टिकी है जिसे आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हैं। पर्दा गिरा। हॉल में खड़े होकर ताली बजाने वाले दर्शकों में ईशान की मम्मा भी थीं। वो शो के बाद ईशान के पास आईं, हथेलियों में उसका चेहरा लिया और बोली, ईशान मैं यह सब नहीं समझती थी, पर आज लगा कि जैसे सालों से मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुनना ही छोड़ दिया था। मुझे माफ़ कर देना बेटा। ईशान ने उनकी हथेलियों में अपना माथा रख दिया। 2018 आया और वह सुबह ईशान को उम्र भर याद रहने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहार बनाम भारत संघ में धारा 377 को रद्द कर दिया। कोर्ट के निर्णय की पंक्तियां जैसे किसी नाटक मंचन के डायलॉग हों। सहमति से बने वयस्क संबंध अपराध नहीं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन गरिमा का और निजता का हिस्सा है। निर्णय सुनकर NGO में जैसे बहार आ गई हो। उस दिन वहां जश्न मनाया गया। ईशान के अंदर भी एक शांत मुस्कान बिखरी हुई थी। उसे एहसास हो रहा था कि कानून ने इंसान को मौका दिया है कि वह अपनी उदारता का दरवाज़ा खोले, पर घर के भीतर की सोच अभी भी जंग लगी जंजीरों से बंधी है। उसने अपने अगले नाटक में कानून को किरदार बनाया। कानून जो समाज से कहता है, मैं तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता, पर तुम्हारी हिंसा को लिजिटिमेट नहीं होने दूंगा। इसी दौरान एक वर्कशॉप में उसकी मुलाकात कियान से हुई। कियान धैर्यवान था, विचारों में बहुत स्पष्ट, मुस्कुराहट में एक सादगी थी, आंखें प्यार से भरी, जिस तरफ देखता मोहित कर लेता। जिससे बात करता वे उसके दोस्त बन जाते। कियान ने खुद को पैनसेक्सुअल बताया और ईशान से बोला, पहचान कोई दो विकल्पों का फॉर्म नहीं, यह संभावनाओं का स्पेक्ट्रम है। दोनों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। इस बार रिश्ता डर पर नहीं टिका था, एक दूसरे के सम्मान पर टिका था। कियान ने कहा, हम दोनों किसी परंपरा को तोड़ने नहीं बल्कि प्रेम की परिभाषा को और विस्तार देने आए हैं। वे एक छोटे से किराए के घर में साथ रहने लगे।
किताबों, स्क्रिप्टों और पौधों के बीच बालकनी में एक तुलसी का पौधा था, जहां पर बैठकर वे कॉफी या चाय पीते और अगले नाटक के विचार लिखते। दुनिया की भाव भंगिमाएं बदलती रहीं, कभी मीठी कभी तीखी, लेकिन उनके बीच का प्यार और बातचीत स्थिर बनी रही। उसमें सच था, सुरक्षा थी और सहमति थी। अब ईशान को स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट सेमिनारों में बुलाया जाने लगा। वो भी अपने स्पीच में हर बार ट्रांसजेंडर के बारे में फैली अफवाहों और झूठे किस्सों को तोड़ता। पहला झूठ LGBTQ+ पश्चिमी प्रभाव है। ईशान कहता कि तमाम लैंगिक पहचानें हमारी परंपराओं और इतिहास की, साहित्य की कथाओं में मौजूद हैं। शिखंडी, बृहन्नला, रूपकला, अरावन की कहानियाँ और सूफी काव्य में तो प्रेम को शरीर से अलग करके ही बताया गया है। ईशान ने कहा, कुछ लोग समझते हैं यह कोई बीमारी है और ठीक हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और विज्ञान इसे मानव विविधता का एक रूप मानते हैं। वैज्ञानिक समुदाय यह भी कहता है कि कन्वर्जन थेरेपी एक मानसिक प्रताड़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि कानून भले समानता दे दे, पर इससे समाज बिगड़ जाएगा। ईशान कहता था, यह सच है कि कानून समाज के न्यूनतम मोरल स्टैंडर्ड तय करता है, जिससे समानता बढ़ती है, सामाजिक स्थिरता आती है, हिंसा घटती और लोग स्किल्ड या प्रतिभावान बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह परिवार विरोधी है। मैं कहता हूं कि परिवार तो प्रेम और सुरक्षा का नाम है। यदि परिवार की इमारत डर और नियंत्रण से टिकी है तो समस्या प्रेम में नहीं, पारिवारिक ढांचे में है। यह भी कहा जाता है कि यह केवल शहरी फैशन है, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ऐसे लोग गांवों, छोटे कस्बों कहाँ नहीं हैं। ये वर्ग सभी जगह है, पर उनकी कहानियां अनकही रह गईं। शहरों में साहस है, इसलिए कोई भी बात खुलकर बताई और कही जा सकती है। अपनी हर स्पीच में ईशान अंत में जरूर कहता कि नालसा कानून ने लैंगिक पहचान पर, नवतेज ने प्रेम पर संविधान का प्रकाश डाला। अब समाज की बारी है कि वह ट्रांसजेंडर को वही इज्जत बख्शे जो संविधान देता है। 2023 में जब समान विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब ईशान और कियान हर निर्देश, हर ऑब्जर्वेशन पढ़ते थे। कोर्ट ने जब कहा, विवाह का कानून बनाना संसद का कार्यक्षेत्र है, संविधान समानता का वादा करता है, पर नीति निर्माण का अधिकार विधायिका के पास है। यह फैसला बड़ा मिला जुला सा था। इससे कानूनी मान्यता तत्काल तो नहीं मिल सकी, पर बातचीत के रास्ते खुल गए। एक दिन चाय पीते हुए कियान ने ईशान से कहा, कभी कभी पहचान का आधा सत्य भी आगे बढ़ने के लिए काफी होता है। ईशान ने सहमति में बात आगे बढ़ाई और बोला कि हम दोनों आधे सच को पूरा करने के लिए ही तो यहाँ पर हैं। अगले ही पल उन्होंने एक नए नाटक की पटकथा पर चर्चा की और बोले कि वे एक नया नाटक करेंगे जिसका नाम होगा कानून और कली, जिसमें कानून एक कली है, समाज धूप छांव और प्रेम वह हवा है जो बिना दिखे भी कली को खिलने में मदद करती है। दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तब तक दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरकता हुआ आया। अरे ये क्या है? डैडी का लेटर। उन्होंने लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया। ईशान, मैंने तुम्हें समझा नहीं। मैं डरता रहा कि लोग क्या कहेंगे। कल बैंक में एक ट्रांसजेंडर ग्राहक से मिला। उसने कहा कि तमाम कोशिशों के बाद भी उसे किराए पर घर नहीं मिल रहा है। मुझे उसे देखकर तुम्हारी एक बात याद आ गई। तुमने कहा था कि मेरे हिस्से में कितनी ऑक्सीजन आएगी यह समाज क्यों तय करेगा। ईशान, मैंने उसकी मदद की। मैंने सोचा कि समय ज़्यादा लगा, पर मुझे अपने बेटे से एक अच्छी सीख मिली। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। घर आओ, हम और भी बातें करेंगे, या जो घर तुमने चुन लिया है हमें वहीं बुला लो। तुम्हारा डैडी। पत्र पढ़कर ईशान की आंखें डबडबा गईं। कुछ आंसू चिट्ठी पर गिरे, कुछ उसके गालों पर और कुछ आंखों में ही सूख गए। ये आंसू दुख के नहीं थे, पिघलते हुए सालों के थे। उन सालों के जब वो अपने डैडी से कुछ बता नहीं पाया, वे सुन नहीं पाए। उसने कियान से फुसफुसा कर कहा, कानून कागज़ पर फैसला लिखता है, पर पापा की चिट्ठी तो दिल पर फैसला लिख गई। दोनों ने प्यार से एक दूसरे को गले लगाया और डैडी के लेटर को सेलिब्रेट किया। फैसला किया कि माँ और डैडी को दिल्ली बुलाएंगे। ईशान के माता पिता दिल्ली आए। कियान ने नमस्ते किया। डिनर पर सभी एक साथ बैठे।
पहले बातचीत में सभी संकोच कर रहे थे, एक झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत गहरी होने लगी। डैडी ने पूछा, कियान तुम्हें क्या खाना पसंद है? कियान बोला, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, पर आज तो ईशान की दाल चावल बहुत स्वादिष्ट लग रही है। सभी हंसने लगे। माँ ने कियान से कहा, बेटा घर कितने भी हों परिवार एक ही होता है, और अब हम परिवार हैं। ईशान ने महसूस किया कि माँ सही कह रही है, यही है परिवार, जहाँ नॉर्म से ज़्यादा दिल नर्म होना चाहिए। अगले साल लखनऊ प्राइड का आयोजन हुआ। ईशान और उसकी टीम ने इस आयोजन की सारी जिम्मेदारी ली। सैकड़ों लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, जिसमें ट्रांस विमेन, गे, लेस्बियन, बायसेक्सुअल, नॉन बाइनरी, क्वियर और उनके परिवार भी शामिल हुए। बातचीत, नाटक, गाने, वाद विवाद प्रतियोगिता के बीच में बैंड रुक रुक कर बजता और कुछ नारे लगाए जाते, समान अधिकार, समान इज्जत के। एक बड़े से पोस्टर पर ईशान ने कुछ मैसेज लिखा था, हम वो रंग हैं जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता, पर हम दुनिया को सुंदर ही बनाते हैं। माता पिता भी महोत्सव में साथ ही थे। पिता ने ईशान के मनोभाव को महसूस किया और संकोच के साथ ही झिझकते हुए एक पोस्टर हाथ में लेकर खड़े हो गए, जिस पर लिखा था, लैंगिक पहचान एक अधिकार है। और माँ ने पास खड़े एक किशोर को गले लगाकर उसकी हौसला अफजाई की, जो अपने घर से डांट खाकर चुपचाप मुंह लटका कर बैठा था। उस दिन ईशान ने महसूस किया कि हमारा समाज कोई ठोस दीवार नहीं है, यह असल में चलते फिरते सांस लेते इंसानों का एक गुच्छा है, जो सीख भी सकता है और अपनों के लिए बदल भी सकता है। ईशान ने एनजीओ के सहयोग से 3 पहलों की शुरुआत की, जिसमें वह स्कूलों में जाकर जेंडर और लैंगिक पहचान पर सत्र रखता था। कंपनियों के साथ मिलकर रोजगार, प्रशिक्षण और सम्मान की बातों पर भी सत्र करता था। मेंटल हेल्थ के लिए LGBTQ+ के फ्रेंडली काउंसलर्स के पैनल का सब्सिडाइज्ड सत्र रखवाता। हर तिमाही वह रिपोर्ट बनाता कि कितने छात्रों ने अफवाहों को तोड़ा, कितनों को नौकरियां मिली, कितने परिवारों में इस मैटर पर बातचीत शुरू हुई। उसने सीख लिया था कि आंकड़े केवल कागज़ और स्याही का इस्तेमाल नहीं करते, वे धीरे धीरे इतिहास बदल कर रख देते हैं। एक दिन उसे एक टीवी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिला कि वह डिबेट में भाग लेगा। टॉपिक है, क्या LGBTQ+ नैतिकता और संस्कारों के खिलाफ है। डिबेट करने वालों में एक धर्मगुरु, एक राजनीतिक प्रवक्ता और एक मनोविज्ञानी थे। धर्मगुरु बोले, यह प्रकृति विरोधी है। ईशान ने कहा, प्रकृति विविधता को नियम बनाती है, एक रास्ता को नहीं। जैविक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक हर स्तर पर विविधता ही जीवन का मूल तत्व है। राजनीतिक प्रवक्ता बोले, हम सबका सम्मान करते हैं, पर परंपरा भी तो जरूरी है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। ईशान ने कहा, परंपरा अगर इंसानियत को कमतर आंके तो वह परंपरा नहीं बल्कि इंसानियत पर कंट्रोल है। नालसा और नवतेज ने यही सिखाया कि सम्मान धर्म ग्रंथों से नहीं, मानवाधिकारों से शुरू होता है। मनोविज्ञानी ने ईशान से सहमति जताई और हामी में सिर हिलाया। बोले, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और ये तब अच्छी होती है जब इंसान अपने सत्य के साथ जी पाता है, उसे छुप कर नहीं जीना पड़ता। स्टूडियो में थोड़ी देर के लिए शांति छा गई, फिर दर्शकों की धीमी धीमी तालियां बजने लगीं। एक दिन कियान ने कहा, क्या हम शादी करेंगे? ईशान ने कहा, बहस चल रही है और हम भी। शादी सिर्फ रिसेप्शन नहीं है, यह तो कानूनी हक है, मेडिकल निर्णय से उत्तराधिकार तक। लेकिन तब तक हम दोनों अपने इस रिश्ते को हर रोज सेलिब्रेट करेंगे। दोनों ने अपने बेहद करीबी दोस्तों के बीच एक छोटी सी कमिटमेंट सेरेमनी की। दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ लिखा। ईशान ने पढ़ा, तुम वो हवा हो जिसका होना ही मुझे जिंदा रखता है, और मैं वो पौधा बनना चाहता हूं जो तुम्हारी ऊर्जा से हर दिन एक नया पत्ता बनाएगी। कियान की आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह सोच रहा था कि कानून अपना समय ले, पर प्रेम ने अपना वचन दे दिया था। कमिटमेंट सेरेमनी के बाद ईशान ने एक नया प्रयोग शुरू किया, यात्रा नाटक। वो छोटे कस्बों में, स्कूलों के प्रांगण में, पंचायत भवनों, पुस्तकालयों और मंदिर चौपालों के पास नुक्कड़ नाटक करवाता। नाटक के बाद वह दर्शकों से कहता, आपकी कहानी कौन लिखेगा? लेखक बनिए, अपनी कहानी खुद लिखिए, बताइए सबको कि आप क्या हैं। लोग बारी बारी से अपनी अपनी बातें कहते।
एक लड़की जो खुद को ट्रांसमैन मानती थी, एक महिला जिनकी बेटी लेस्बियन है और वो अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही है पर समझना चाहती है, एक वरिष्ठ व्यक्ति जो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को गलत समझा और समाज में नाक कटे उस दबाव में उसे घर से भगा दिया। हर बार ईशान नुक्कड़ नाटक खत्म होने के बाद एक ही वाक्य दोहराता था। सबसे मुखातिब होकर कहता, किसी की पहचान पर सबसे पहले बोलना उसका अपना अधिकार है, हमारा काम सुनना है, सजा देना नहीं। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कभी सोशल मीडिया पर नफरत की लहरें उठीं, कभी समर्थन के फव्वारे फूटे। एनजीओ की सहायता से उसने दर्जनों युवाओं को नौकरी दिलवाई और कई परिवारों में मेल मिलाप करवाया। एक दोपहर एक किशोर ईशान से मिला। उसके कंधे पर बैग, आंखों में हिचक, अंदर से भय के साथ बोला, भैया मुझे घर से निकाल दिया गया है, कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूं? मेरे पास कहीं ठहरने की जगह नहीं है। ईशान ने उसे अंदर बैठाया, पानी दिया और बोला, आज से मेरा घर ही तुम्हारा घर है। उस शाम उसने अपनी टीम के साथ मिलकर इमरजेंसी शेल्टर प्रोग्राम शुरू किया। छोटा सा पर बहुत ज़रूरी। सबको बोला कि जब तक कानून फाइलों में चलता है हम कदमों से चलेंगे। कुछ महीनों बाद पिता ने दूसरा पत्र लिखा, ईशान तुम्हारी नाटक यात्रा के वीडियो देखे। मैंने अपनी ब्रांच में एक सत्र रखा था। तमाम कर्मचारियों के साथ बातें हुई। कई लोगों ने माना है कि अनजाने में ही सही पर वे भेदभाव करते रहे हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें बताऊं कि बेटे ने पिता को नया पाठ पढ़ाया है। गर्व है तुम पर, तुम्हारे पापा। ईशान ने पत्र कियान को पढ़कर सुनाया। दोनों चुप रहे। उस रात हल्की बारिश हुई। टेरेस पर गमले में रखी तुलसी के हरे पत्तों पर जमी हुई धूल धुल गई, जैसे सालों से जमी थी। अगले लखनऊ प्राइड में ईशान ने एक जुलूस में स्पीच दी। बोला, नालसा ने हमें पहचान दी, नवतेज ने हमें निजता और प्रेम की स्वतंत्रता दी, विवाह समानता पर डायलॉग चल रहे हैं। अब हमारी बारी है अपने मोहल्लों, स्कूलों, दफ्तरों में सम्मान की संस्कृति गढ़ने की। याद रखिए, सम्मान टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस ऊपर से नीचे की मेहरबानी है। सम्मान बराबरी का संबंध है। जुलूस आगे बढ़ा। किसी इमारत से एक नौजवान बोला, घृणा है मुझे तुम जैसों से, नाटक है सब नाटक। लेकिन सैकड़ों लोग और भी थे जिन्होंने तालियां बजाई। ईशान ने सोचा, यही तो लोकतंत्र की धड़कन है। असहमतियां भी हों पर हिंसा नहीं। वापस आकर उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं न पाप हूं न फैशन, मैं वह रंग हूं जिसे समाज ने देर से देखा। कानून ने मुझे अपराधी से नागरिक बनाया, प्रेम ने मुझे अदृश्य से दृश्य बनाया। अब मैं हर उस घर, हर उस कक्षा, हर उस दफ्तर तक जाना चाहता हूं जहां कोई अपने रंग छिपाकर जी रहा है। उसे कहना चाहता हूं, तुम दिखाई देते हो।